नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार के रूप में जो अन्य 5 मत है उनके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले हमने इसके पहले भाग में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार के रूप में 2 सिद्धांत प्रचलित थे। एक प्रकृतिवादी मत था, दूसरा अस्तित्ववादी विचारधारा का मत था। दोनों ही सिद्धांत अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को सही आधार को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। और प्रकृतिवादी मत प्राकृतिक विधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को आधार बनाता है, जबकि अस्तित्ववादी मत की विचारधारा के लोग राज्यों की सामान्य सहमति और राज्यों की इच्छा को अंतर्राष्ट्रीय विधि का सही आधार मानते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य गौण मत भी हैं, गौण सिद्धांत भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो इन सिद्धांतों में से 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला सिद्धांत है सहमति का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है आत्मनियमन का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है पेक्टा sunt servanda, चौथा सिद्धांत है मौलिक अधिकारों का सिद्धांत और 5वां है नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार के रूप में। तो इन 5 सिद्धांतों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और इन सिद्धांतों की जो आलोचना की गई है वो भी हम देखेंगे और अंत में एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि का सही आधार क्या है। तो पहला सिद्धांत है सहमति का सिद्धांत। सहमति का सिद्धांत जो है वो कि अस्तित्ववादियों के द्वारा दिया गया सिद्धांत है और इसमें एंजेलिटी, ट्रिपेल और ओपेनहाइम प्रमुख रूप से इसके विचारक हैं जिन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया या अपने इसके संबंध में विचार प्रकट किए। इन सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया कि राज्यों का जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने के पीछे आधार है वो राज्यों की आपसी सहमति है। सहमति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय विधि को ये लोग मानते हैं। लेकिन इस सिद्धांत में प्रथा संबंधी जो नियम हैं उन नियमों को हम कैसे नकार सकते हैं। अर्थात प्रथा संबंधी नियम है वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों पर लागू होते हैं। तो सहमति ही मात्र अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार नहीं हो सकती, ये भी इसका एक कारण है। तो इसकी सिद्धांत की जो आलोचना की गई वो स्टार्क, ब्रायले, फेनविक और केल्सन महोदय के द्वारा की गई। तो उस आलोचना में प्रमुख बात यह है कि स्टार्क के अनुसार ये आवश्यक नहीं कि कोई राज्य ये सिद्ध करे कि दूसरे राज्य ने किसी विशेष अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में सहमति दी है या नहीं दी गई है। वो विशेष तौर पर ऐसे नियमों के प्रति जो सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत है। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो सहमति दी गई है उसको परिलक्षित करना आवश्यक नहीं है, तो वहाँ सहमति बताने की आवश्यकता नहीं होती, ये नियम आपको मानने ही पड़ते हैं। प्रथा संबंधी नियमों में विवक्षित सहमति को मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रथा संबंधी सहमति अपने आप में यह है कि जो चीज़ें चली आ रही है उनके प्रति आपकी सहमति नहीं है, जबकि आपने उन चीज़ों को मान रहे हैं। किसी जलमार्ग का जो प्रयोग किया जा रहा है किसी देश के द्वारा,
वो अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का भाग होता है। तो उसमें सहमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कई समय से वो चीज़ चली आ रही है। इसलिए वो एक तरह का नियम हो गया कि वो देश फला जलमार्ग का प्रयोग करेगा या अन्य किसी सुविधा का उपभोग करेगा। और जैसे कोई नया राज्य उत्पन्न होता है तो उसकी उत्पत्ति के साथ उस पर प्रथा संबंधी नियमों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध नियमों को मानने की उस पर बाध्यता आ जाती है। फेनविक महोदय कहते हैं कि सहमति का सिद्धांत उचित इसलिए नहीं है क्योंकि उन बातों के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रारंभ में राज्य सरकारें मानती चली आ रही है उनकी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। ब्रायले महोदय कहते हैं कि यदि हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भी करें तो यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि इसलिए बंधनकारी है कि राज्यों ने उनकी अपनी सहमति दे रखी है। इस प्रकार सीसल हर्ट महोदय कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को जो माना जाता है वो इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि वो सहमति है, क्योंकि वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो राज्य है। इस प्रकार अब हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं, आत्मनियमन का सिद्धांत, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। पहला सिद्धांत था थ्योरी ऑफ कंसेंट, दूसरा सिद्धांत है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी का मतलब है कि इस सिद्धांत को जो के प्रमुख विचारक हैं वो जेलेनिक महोदय हैं। जेलेनिक महोदय के हैं उनके अनुसार कि राज्य अपनी संप्रभु शक्तियों को स्वयं कम करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों को, अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आत्मनियमन के रूप में हुआ कि हर राज्य की अपनी इच्छा होती है कि वह अपनी इच्छा से संप्रभुता को कम कर ले और इन नियमों का पालन करना शुरू कर दे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि का सिद्धांत के रूप में राज्य को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होते हैं, परंतु राज्य स्वयं अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करके तथा उनको कम करके अपने को अंतर्राष्ट्रीय विधि मानने को बाध्य कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से देखा जाए, अगर सिद्धांत को हम मान भी लें तो इसकी जो मुख्य आलोचना वो ये उभर के आती है, वो ये है कि ब्रायली महोदय ने इसकी आलोचना की। वो कहते हैं कि यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में जब राज्यों ने सिद्धांत को मान लिया है तो अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय विधि को नहीं भी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आत्मनियम से शक्तियाँ कम की है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मनियमन से शक्तियाँ कम कर लेने से तो उनके पास इस प्रकार अधिकार हमेशा बना रहेगा कि वो इस अधिकार को वापस से प्राप्त कर लें। इसलिए ये सिद्धांत भी इसके रूप में उचित प्रतीत नहीं होता है। तीसरा सिद्धांत है पैक्टा संट सर्वेंडा। ये एक टर्म है, इसके हिसाब से संविदा सर्वथा पालनीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के द्वारा जो संधियां की जाती है उनका पालन राज्यों के द्वारा किया जाएगा और उनका पालन अक्षर से किया जाएगा। लेकिन सिर्फ इसी सिद्धांत के आधार पर हम देखेंगे कि प्रथा संबंधी जो वाद है, प्रथा संबंधी जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं होगी और केवल इसी सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार मान लिया जाएगा तो एक प्रकार की अव्यवस्था फैल जाएगी और राज्य संधियों का पालन करते हैं लेकिन वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग होने के कारण नहीं करते, वो उनकी आत्म सुरक्षा की और अन्य सहूलियत के लिए भी उनका प्रयोग करते हैं। इसका चतुर्थ सिद्धांत है मौलिक अधिकारों का सिद्धांत, और ये सिद्धांत प्रकृतिवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, जो कि हमने इसके पहले भाग में पढ़ा था। प्रकृतिवादी विचारधारा जो प्राकृतिक विधि पर है उससे जुड़ा हुआ सिद्धांत है, जो कि नाम से स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकारों का सिद्धांत। इस प्रकार किसी भी राज्य के नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है। उसी तरह राज्यों के पास भी
जो कि एक विश्व समुदाय का एक इकाई के रूप में होते हैं। इस प्रकार राज्य की जनता में जो उसकी इकाई होती है, जैसे कि विश्व समुदाय में राज्य भी एक नागरिक के रूप में या उस इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ये कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति के साथ ही राज्य के भी मौलिक अधिकार होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण से बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, ये चीज़ों की उसके अधिकार होते हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई कि मौलिक अधिकारों के सिद्धांत को मानना अर्थहीन ही होगा और राज्यों के बीच में इस प्रकार की एक स्वतंत्रता बढ़ जाएगी और स्वतंत्रता निरंकुश स्वतंत्रता बन जाएगी। और क्योंकि मौलिक अधिकारों को संयमित नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार से राज्य अपने मौलिक अधिकारों के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय विधि को बाधित करेंगे या उस पर अधिरोपण करेंगे। कुछ मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता आदि का नैसर्गिक अधिकार मानते हैं, परंतु मौलिक अधिकार ऐतिहासिक विकास का परिणाम ही है। अतः स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का सिद्धांत उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि सिद्धांत की मान्यता प्रदान कर दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो कि एक दुर्बल विधि है, और दुर्बल विधि हो जाएगी तथा राज्य स्वतंत्रता और भी अधिक हो जाएगी। पांचवा और अंतिम जो बिंदु है वो बिंदु है सिद्धांत है, वो है नैतिकता विधि का आधार है। ये सिद्धांत ब्रायन ली महोदय ने दिया है। ब्रायन ली महोदय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो सदस्य इकाइयां हैं राज्य के रूप में, ये वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन एक नैतिकता के रूप में करते हैं कि आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो दूसरा भी इस कार्य को करेगा। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय विधि नैतिकता पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि आत्म सुरक्षा और स्वयं की सुरक्षा राज्यों की नैतिकता पर आधारित न होकर उस पालन के ऊपर आधारित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पांचों मत हमने देखे और पहले दो मत देखे। पहले जो मुख्य दो मत थे वो थे प्रकृतिवादी मत, दूसरा मत था अस्तित्ववादी मत, और बाकी अन्य 5 मत थे सहमति का, थ्योरी ऑफ कंसेंट, दूसरा था आत्मनियमन का, सेल्फ ऑटो लिमिटेशन का, तीसरा सिद्धांत था पैक्टा sunt servanda, चौथा सिद्धांत था मौलिक अधिकारों का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट, पांचवा सिद्धांत था डॉक्ट्राइन ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का आधार। इन सभी सिद्धांतों को देखने पर हम देखते हैं कि इन सिद्धांतों को जब हम एक रूप कर लेंगे, इनको एक सूत्र में पिरो लेंगे, तो हमको अंतर्राष्ट्रीय विधि का सही आधार सामने आ जाएगा। तो ऐसे आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो पालन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राकृतिक विधि का भाग के रूप में है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का अस्तित्व है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों की इच्छा भी है, राज्यों की संप्रभु जनता की इच्छा भी होती है, और उस इच्छा के आधार पर वो सहमति दे देते हैं तो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन होता है। मौलिक अधिकार में अंतर्राष्ट्रीय विधि के हैं, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के हैं, तो भी सिद्धांत होता है, और पैक्टा sunt servanda संधियों का पालन राज्यों को करना होता ही है। इस प्रकार इन सब चीज़ों को हम देखेंगे तो एक सिद्धांत उभर के आएगा, वो है मतैक्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंसेंसस का सिद्धांत में यह है कि सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि को मतैक्यता के कारण पालन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का सही आधार के नाम पे जो सिद्धांत जो भाग था वो हमने पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि है या विधि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो सिद्धांत इन सबको जब एक साथ पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की वास्तविक रूपरेखा हमारे सामने उभर कर आती है। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।